हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ फॉर लर्नर्स। फ्रेंड, आज हम आपके लिए 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। ठीक है, का लाइव टेस्ट है ये आपके लिए। दोस्तों, इसमें हर क्वेश्चन के लिए आपको जो है 30 सेकंड दिए जाएंगे। कितने? 30 सेकंड। और इन 30 सेकंड में आप इस हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकाल के और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है फ्रेंड? तो फ्रेंड, जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ जाइए, चैनल से जुड़िए और टेस्ट जिसके कि हम जो है टेस्ट को स्टार्ट कर सकें। ये जो टेस्ट होगा फ्रेंड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जो 30 क्वेश्चन जो हमने आपके लिए इस टेस्ट में जो रखे हैं वो क्वेश्चन हैं जो कई बार और लगातार जो कई पॉलिटेक्निक बोर्ड्स में पूछे गए हैं। चाहे वो आपका यूपी पॉलिटेक्निक बोर्ड हो, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक बोर्ड हो, चाहे आपका एमपी का बोर्ड हो, चाहे दिल्ली बोर्ड हो, तो ये सभी बोर्ड्स में जो है अधिकतर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि सेम जो आपके नंबर्स हैं, जो हमने डिजिट रखी हैं वो सेम ना हो। ठीक है, डिजिट थोड़ा आगे पीछे हो सकती हैं, हो सकता है चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं, जिस चैप्टर से आते हैं वो यही है। ठीक है, तो इनमें से आपके 95% चांसेस हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम करा रहे हैं आपको इस टेस्ट में जो हमने रखे हैं वो आपके पेपर में आपको एज इट इज़ रखे मिल जाएं या थोड़ा सा चेंज के साथ रखे मिल जाएं। तो फ्रेंड, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए हमसे, जिसके कि हम जो टेस्ट है वो स्टार्ट कर सकें। यदि फ्रेंड मेरी आवाज़ क्लियर हो तो कमेंट में यस लिखें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेस्ट के साथ जुड़ेंगे उतना ही आप लोगों को भी पता रहेगा कि हम कितनी जल्दी और कितने बच्चों से ज़्यादा हमारी तैयारी अच्छी है। ठीक है, जब तक आप कंपटीशन नहीं करोगे, जब तक आप एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करोगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं अपनी तैयारी में। तो फ्रेंड, इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी ऑनलाइन लाइए। ठीक है, जिसके कि आप यहाँ पर एक कंपटीशन के माहौल में अपना देख सको कि हमको कितनी तैयारी है। जी बिल्कुल। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट 2, 3 एंड 4, 1 इज। हिंदी में, बिंदुओं जिनके निर्देशांक 2, 3 एवं 4, 1 हैं के बीच की दूरी है। आपके ऑप्शन है 4√3, √552, 2√2, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से जल्दी आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये जिसने भी मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले लेक्चर्स देखे होंगे उसने तो अब तक निकाल दिया होगा आंसर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने बहुत ही अच्छे से इनको कवर करा है, इन फॉर्मूलेज को, कि जिसके कि आप जो है आसानी से क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकाल दो। फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2√2। अब निकालेंगे कैसे? तो फ्रेंड, दो कोऑर्डिनेट मतलब दो निर्देशांक जो हैं आपके 2, 3 और 4, 1, यदि इस तरीके के निर्देशांक दे रखे हैं कितनी 2 पॉइंट के, और उन 2 पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? √x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें x2 और x1 और y2 और y1 क्या है? देखो, x1 आपका 2, x2 आपका 4, y2 3, y1 3, y2 1। तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। निकालिए भाई। x2 क्या है आपका? 4, तो 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 4 प्लस 4 8, और 8 में से यदि हम इसको तोड़ें तो क्या आ जाएगा? 4 × 2। तो यहाँ से आपका आएगा 2 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट के 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर। हिंदी में, बिंदु जिनके निर्देशांक 1, 5, 2, 3, माइनस के 2, माइनस का 11 है, वह आपके ऑप्शन है कोलिनियर, वर्टेक्स ऑफ
ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो फ्रेंड आपको ये बताना है कि ये जो 3 कोऑर्डिनेट हमने दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हमने निर्देशांक दे रखे हैं, ये जो पॉइंट है वो कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट हैं, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, या आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, या राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकाल के हमें कमेंट कीजिए। ये वाले भी फॉर्मूले और मैंने इसका भी निकालने का तरीका जो है अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले जो क्लास थी, कॉन्सेप्ट वाली क्लास, और उसके साथ साथ जो हमारे क्वेश्चंस वाली क्लास थी उसमें मैंने बताए थे। यदि जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी हो तो मैंने उसका जो लिंक है वो मैंने आई बटन पे और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फ्रेंड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने इसमें रखे हैं, आप विश्वास कीजिए। और अभी तो आप देखिए जैसे जैसे आपका क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे वैसे आपका लेवल भी जो है वो बढ़ता रहेगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए, वीडियो के साथ रेस्ट पूरा कीजिए इसको। तो फ्रेंड आप सभी ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। ये जो तीनों पॉइंट हैं ये क्या है, वर्टेक्स हैं ट्रायंगल की। आप बोलोगे सर कैसे, तो फ्रेंड देखो सबसे अच्छा तरीका होता है इसका निकालने का, जैसे आपका ये कोई ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी। जब ये ए के कोऑर्डिनेट मानो ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट 2 3 हैं और सी के कोऑर्डिनेट आपके -2 -11 है, ठीक है। अब आपको पता करना है ये क्या है। तो फ्रेंड यदि हम ए बी, ए सी और बी सी ये तीनों वैल्यू निकाल लें, मतलब इनकी डिस्टेंस निकाल लें, ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस और ए सी की डिस्टेंस, यदि इन तीनों की डिस्टेंस इक्वल हुई तो क्या होंगे, ये कोलिनियर होंगे, ठीक है। और इन तीनों की डिस्टेंस, इन तीनों लाइन्स की डिस्टेंस यदि कैसे हुई, 2 की इक्वल हुई और 1 की डिफरेंट हुई तो वो कैसे होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे, ठीक है। और उसी हिसाब से यदि 2 साइड की जो आपकी डिस्टेंस होगी उनके स्क्वायर, यदि तीसरी साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और दो साइड का सम तीसरी साइड से दो साइड का सम तीसरी साइड जो है उससे ज़्यादा हो तो भी वो क्या होगा, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल होंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये क्या है। तो फ्रेंड जैसे आपको दे रखा है तो पहले ए बी निकाल लो, फिर बी सी निकाल लो और फिर ए सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब निकालोगे तो इनकी वैल्यू देखो कैसे आएंगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, आपको सबको पता है। तो 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 2 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1 √5 ये बन गया। अब यदि हम दूसरी की बात करें -2, यदि देखो -2 - 4 तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस -11 - 3 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14 14 का स्क्वायर 196 कितना आ गया, 6 6 12 का 2 1 कैरी 9 10 10 1 11 1 2 212। तो इसका आप रूट निकाल लोगे, ठीक है। अगला आप करोगे ऐसे -2 - 1 -3 9 -11 - 16 16 का स्क्वायर 2 5 6, ठीक है। इसका निकाल लोगे तो इसमें क्या आप देखोगे, ये तो ए बी हो गया, ये हमने निकाला बी सी और ये निकाला आपने ए सी। तो इसमें आप देखोगे कि ए बी प्लस बी सी जो है वो ज़्यादा है ए सी से, ठीक है। ये वाली कंडीशन इसमें फुलफिल होगी और इसी वजह से जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 poles of height 6 meter and 11 meter are erected on the ground on the plain ground. The distance between the bottom part of those poles is 12 meter. The distance between the top of these poles will be। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों की बीच की दूरी होगी। तो फ्रेंड ये क्या है, आपके ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड ये भी मैंने आपको कवर कर रखे हैं अपनी वीडियो में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको उसमें ऑप्शन है 11 मीटर 13 मीटर 15 मीटर और नन ऑफ दीज।
तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी 13 मीटर। अब बात आती है ये कैसे निकला। तो फ्रेंड बहुत आसान तरीका है इसका तो निकालने के लिए कि देखो दो पोल दे रखे हैं, 6 मीटर का और एक 11 मीटर का। तो ये आपका 11 मीटर का हो गया, ये 6 मीटर का हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 12 मीटर, ठीक है। अब देखो ये हो गया, इसको इससे मिलाओ। ये आपने माना, इसको मान लो आप ए, इसको मान लो बी, ठीक है। इसको मान लो आप सी, इसको मान लो ई और इसको मान लो डी, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा साफ जगह में यहाँ पे बना, ये है 11 मीटर का, ये है 6 मीटर का। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी? 12, ठीक है। इसी हिसाब से ये इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको मार्किंग कर लो डी ई सी ए बी। जब ये 12 का तो ये भी 12 का होगा, ठीक है। ये पूरा 11 का था, ये 6 का था, तो और ये 11, तो 11 में से 6 गए तो डी ई कितना आ जाएगा आपका? 5, ठीक है। 5 ये और 12 ये, तो ये आपको निकालना है, तो ये निकाल लोगे अंडर रूट में। क्या करोगे? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का 25, तो ये कितना आ जाएगा? 169, तो कितना आ गया? 13। इसका रूट कितना आ गया? 13। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। इफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज राइट एंगल एंड tan A इक्वल्स टू 1, देन द वैल्यू ऑफ 2 sin A इंटू cos A विल बी। समकोण त्रिभुज ए बी सी का कोण समकोण है तथा tan A इक्वल्स टू 1, तो 2 sin A cos A का मान होगा। आपका ऑप्शन है 2 -2 1 -1। फ्रेंड जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। और जिसने मेरे जो लाइव टेस्ट जो मैंने कल कराया था, यदि वो वाली वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप देखते ही लगा दिया होगा, ठीक है। देखते ही, कोई सॉल्यूशन भी नहीं करा होगा आपने, देखते ही इस क्वेश्चन को लगा दिया होगा। मुंह जबानी सॉल्यूशन, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस सॉल्यूशन के लिए आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें आपको तरीका ही ऐसा बताया था। जल्दी से जल्दी करिए इसको। जिसने कल वाला लाइव टेस्ट जो मैंने कराया था वो नहीं देखा हो, तो मैंने उसका भी जो आई बटन पे क्लिक, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आई बटन पे जो है लिंक दे दिया है, वहाँ जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं इस लाइव टेस्ट के बाद। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी 1। कैसे होगा? देखो कल भी मैंने बताया था उसमें tan A जब आपको 1 दे रखा है तो tan A की वैल्यू 1 कब होती है? tan 45 पे। तो tan A इक्वल्स टू tan 45, यहाँ से A की वैल्यू आपकी आ गई 45 डिग्री। तो जब A की वैल्यू 45 डिग्री आ गई आपकी, तो इसमें पुट कर दोगे तो 2 sin 45 cos 45, ठीक है। अब 2 इंटू sin 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1√2, तो यहाँ से 1√2 इंटू cos 45 की 1√2, यहाँ से क्या गया? 2 इंटू √2 इंटू √2 1/2, 2 से 2 गया, आंसर क्या बचा आपका? 1। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत आसान है, ये तो मैंने आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे इन टाइप के क्वेश्चंस की तो आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। भाई पता है जब आपको पता है tan A इक्वल्स टू 1 है आपको, ठीक है, और एक tan की वैल्यू 1 कब होती है? tan 45 पे। A की वैल्यू 45 होगी, sin 45 की और cos 45 की वैल्यू निकालो, सीधे 2 इंटू sin 45 की 1√2 इंटू 1√2, ये हो गया, कट गया, 1 बचा आपका आंसर, बस निकल गया। कितना टाइम लगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ tan 65 ओवर cot 25 इज। tan 65 ओवर cot 25 का मान है। फ्रेंड जिसने मेरी ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो नहीं देखी, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराए हैं और जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, प्लीज़ उस वीडियो को जाके, इसके लाइव सेशन के बाद उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं और मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी उसमें बताई है, जिसमें मैंने बताया है कि बिना पेन उठाए, बिना सॉल्यूशन करे आप इनका आँख बंद करके क्वेश्चन को देखते ही आंसर क्या लगा सकते हो। तो आप जल्दी से इसका कमेंट करिए मुझे आंसर। आपको ना पेन उठाने की ज़रूरत ना कुछ, क्वेश्चन देखा सीधा आंसर, क्वेश्चन देखते ही आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ वो हमारी शॉर्ट ट्रिक हमने उसमें बताई थी। तो जल्दी से जल्दी इसका कमेंट कीजिए हमें। और फ्रेंड जो भी आप आंसर हमें कमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी नोटबुक ले लीजिए और उसमें क्वेश्चन का नंबर डाल के और उसका आंसर जो आपने चुना है वो, और फिर हमने
हम जो बता रहे हैं उसको देखिए कि कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, मतलब 30 क्वेश्चन में से कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और लास्ट में आप हमें अपना जो स्कोर है वो कमेंट करना। जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा हम अगली वीडियो में, अगले जो लाइव टेस्ट होगा उसमें उसका जो नाम है वो अनाउंस करेंगे स्टार्टिंग में। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है 8 का सी, मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। देखो कैसे, हमने क्या बताया था 65 और 25। जब इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसमें क्या देखो कि ये इन दोनों का सम 90 बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, तो बैठ रहा है। 5 5 10 का 0, 1 कैरी 6 7 और 8 9 कितना 90, 90 बैठ रहा है। सम जब 90 है और ये देखो कि ये दोनों क्या है बाप बेटे, तो भाई tan और cot क्या है बाप बेटे हैं। बाप बेटे का क्या मतलब मैंने क्या बताया था उस वीडियो में कि यदि tan 90 माइनस थीटा क्या बनता है cot थीटा बनता है, ठीक है। उसी हिसाब से cot 90 माइनस थीटा क्या बनता है tan थीटा बनता है। तो ये आपस में क्या है आपके बाप बेटे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे उसी चीज़ का हम यूज करेंगे। कैसे देखो tan 65 ओवर cot को हम क्या लिख सकते हैं, cot को क्या लिख सकते हो भाई cot 90 माइनस का 65 लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या निकलेगा tan 65 ओवर cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 65 इक्वल्स टू 1। और फ्रेंड इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं मैंने उसमें भी बताया था, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऊपर और डिनोमिनेटर इन दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, और जो आपको कोसाइंस दे रखे हैं, जो आपको रेशियोज दे रखे हैं वो कैसे हों बाप बेटे हों, तो जो आंसर है हमेशा क्या आएगा, हमेशा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो इसलिए मैंने उसमें बताया था कि आप आँख बंद करके जो है वो 1 को आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The coordinate of point which divides the line segment which connecting point 4 minus 3 8 5 internally in 3:1 is। तो फ्रेंड हमें उस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट बताने हैं जिस पॉइंट ने इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को 3:1 में डिवाइड करा है, वो भी इंटरनली, ठीक है। मतलब क्या है आपके एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, ए के कोऑर्डिनेट ये हैं और बी के कोऑर्डिनेट ये हैं। एक पॉइंट है कोई और इस पॉइंट ने इस लाइन को इंटरनली 3:1 में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि x और y, मतलब कि इनकी वैल्यू, इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो जल्दी से इसका जो आंसर है वो कमेंट करिए निकाल के। सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला है उसमें ये जो सब वैल्यूज आपको दे रखी हैं वो सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी आंसर निकालिए। बिल्कुल अपन जो मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड करने की जो कैपेसिटी है उसको बहुत जल्दी जल्दी बनाइए, जिसके कि और फ्रेंड किसी भी चीज़ का, किसी भी 2 नंबर का जो डिजिट है उसका स्क्वायर निकालने की जो है ट्रिक मैंने अपनी वीडियो में बताई है, ठीक है। तो उसको भी जाके देखना और आप मात्र 2 से 3 सेकंड में किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो है स्क्वायर निकाल सकते हो उस ट्रिक से। हाँ तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 7 3, मतलब x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। अब कैसे निकला, तो फ्रेंड इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। ये तो किसकी वैल्यू होती है x की वैल्यू, ऐसे ही y की वैल्यू क्या होती है m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। और इसमें m1 और m2 क्या होते हैं रेशियो, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका m1 और m2 की वैल्यू, और x1 y2 y1 की वैल्यू, तो ये क्या है x1 y1 x2 y2। तो ये सब वैल्यू जो हैं आप इन दोनों फॉर्मूले में क्या करोगे पुट करोगे, ये तो होती है आपकी x की वैल्यू और ये होती है आपकी y की वैल्यू। आपको कोऑर्डिनेट निकालना तो x y की फॉर्म में कोऑर्डिनेट निकलते हैं, तो x की वैल्यू निकल के ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये y की वैल्यू निकल के y की कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जब निकालोगे तो इसका आंसर जो निकलेगा वो 7 और 3 निकलेगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
A tangent of length 24 cm is drawn on a circle from a point Q. The distance of point Q from center is 25 cm. The radius of circle is। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बता दें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर। कैसे आया देखिए, ये सर्कल है, ठीक है। टेंजेंट ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज ड्रॉन ऑन ए सर्कल फ्रॉम पॉइंट क्यू। कोई पॉइंट जो है आपका क्यू है, यहाँ से ये टेंजेंट आपकी खींची गई, ठीक है। ये पॉइंट क्या है आपका क्यू, और ये टेंजेंट यहाँ पे पी लिख दीजिए, यहाँ सेंटर ओ हो गया। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको 25 दे रखी है। तो इस सेंटर से इस टेंजेंट जो मिल रहा है वहाँ पे पॉइंट मिला सकते हैं ये। फ्रेंड ये ध्यान रखना, जब भी टेंजेंट वाले पॉइंट पे रेडियस डाला जाता है तो वो कितने का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और क्यूपी की लेंथ कितनी दे रखी? 24। रेडियस आपको निकालना है, रेडियस तो यही तो है रेडियस, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप कैसे क्या करोगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है। और ये किस में हो जाएगा? ये पूरा रूट में। तो इस तरीके से निकालोगे तो 49 इक्वल्स टू ये 7 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। There are 3 red and 5 black ball in a bag. One ball is drawn from the bag. The probability of being red is। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद निकाली जाती है। इसके लाल होने की प्रायिकता क्या है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फ्रेंड बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके वहाँ पे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बताइए क्या है, कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। इसको तो देखते ही निकाल दोगे आप, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें पेन वेन उठाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3:3/8। कैसे आया देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है कि एक बैग है उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल निकाल दो, तो 3 रेड 5 ब्लैक, तो टोटल कितनी होगी आपकी? 8। टोटल कितनी होगी? 8। उसमें से आप बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड की। रेड कितनी है आपकी? 3। रेड कितनी है? 3। अब 3 की प्रोबेबिलिटी निकालें, 5 टोटल 8 हैं। जब आप उसमें से निकालोगे बॉल तो रेड कितनी है? 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/8, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई से नया टेस्ट डिज़ाइन करने के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चुन के ला के आपको प्रोवाइड करने के लिए। और इस टेस्ट की जो पूरी PDF फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इस लाइव टेस्ट के बाद। एन आर्टिकल इज़ बॉट फॉर ₹300 एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%। इट्स सेलिंग प्राइस इज। कोई एक वस्तु 300 रुपये में खरीदकर 20% की हानि पर बिकती है। वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो फ्रेंड बताइए जल्दी से, इसका आंसर कमेंट करिए क्या होगा। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं 240, 360, 252, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर जो है आप कमेंट कीजिए हमें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 240। क्या होगा? 240। अब बात आती है सर ये कैसे निकाला। तो फ्रेंड देखो, SP निकालने का फॉर्मूला क्या है, मतलब सेलिंग प्राइस निकालने का, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन का 100। और दूसरा फॉर्मूला है इसमें CP इंटू, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, 100 माइनस का लॉस परसेंट अपॉन का 100। जब आपको लॉस दे रखा हो तो 100 में से उस लॉस परसेंट को माइनस करके और CP की वैल्यू लगा के अपॉन 100 करके ये निकाल सकते हो। प्रॉफिट दे रखा है तो इससे निकाल सकते हो। अभी हमें दे रखा है आपको लॉस, तो लॉस दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला जो है आपका यूज किया जाएगा। तो करते हैं इसको। CP क्या है आपका? 300, ठीक है, इनटू भाई हमने क्या था 100 माइनस लॉस परसेंट कितना 20, तो 100 में से 20 माइनस करें 80 अपॉन का 100, ये गया।
और कितना आया 240, तो कितने में बेचेगा 240, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। The length of a rectangular garden is 4 meter larger than the width and its half perimeter is 36 meter. The length of the garden is। तो फ्रेंड बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप मतलब हाफ पेरीमीटर 36 मीटर है। बाग की लंबाई आपको बतानी है 20 मीटर, 16 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। तो जल्दी से इसका जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता है, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना है, पैरामीटर का फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। वैल्यूज़ पुट करनी है, कुछ नहीं करना है इसमें। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए 20 मीटर। कैसे निकला भाई, आपको क्या बोला इसने, जो चौड़ाई है वो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो आपने क्या माना, लेंथ मानी आपने x, ठीक है। आप विड्थ को भी x मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ ये पूछ रहा है तो इसलिए हमने लेंथ को ही x मान लिया कि एक ही बार में आंसर निकल जाए। और विड्थ क्या हो जाएगी, देखो जब ये लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा थी तो विड्थ उससे 4 मीटर कम होगी, तो x माइनस का 4। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। ये आपका पेरीमीटर होता है, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है आपका इस तरीके से, तो एल बी, ठीक है, ये भी एल ये बी, तो हम 2l प्लस 2b होता है, तो यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो l प्लस b होता है आपका फॉर्मूला। तो अभी हमसे पूछ रहा है हाफ पैरामीटर मतलब इसका आधा, तो 2 तो हट जाएगा, तो हाफ पैरामीटर क्या है l प्लस बी। तो l प्लस बी कितना दे रखा है आपको 36, तो x प्लस x माइनस 4 इजकल टू 36। तो यहाँ से 2x आपका निकल के आया ये 40 और x आपका निकल के आएगा 20। आपसे लेंथ पूछा हुआ था, लेंथ आपका आ गया 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर -3 and 2। द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। आपको उसका क्या बताना है, इक्वेशन बतानी है, क्या इक्वेशन बनेगी। तो फ्रेंड ये भी मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने बताए थे, और जब मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे तो उसमें मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक है। फॉर्मूला है सिंपल सा और उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए एक बार इस लाइव टेस्ट के बाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। कैसे निकला, बहुत ही सिंपल तरीका था। क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो क्या है आपका माइनस का 3x प्लस प्रोडक्ट क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यही आपकी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। देखो अ बॉडी ऑफ मास 10 kg ऑन अर्थ इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून। इफ द वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ऑन मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द मास ऑफ द बॉडी एट मून इज। कोई वस्तु है को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी पर g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और चंद्रमा पर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान यानी कि मास क्या होगा। आपका ऑप्शन है 10/6, 98 kg, 16 kg, 10 kg। तो फ्रेंड जल्दी से जल्दी इसका जो आंसर है वो कमेंट कीजिए हमें। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी 10 kg। फ्रेंड जैसे कि आपको पता है जो मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। जो वेट होता है वही चेंज होता है, क्योंकि वेट देखो मास जो है आपका क्या है, जो उसमें मैटर होता है, ठीक है, जो पदार्थ उसमें होता है उसकी वैल्यू होती है मास। और वेट क्या होता है आपका m इंटू जी। तो वेट हमेशा जी पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे जी चेंज होगी वेट भी आपका चेंज होगा, लेकिन मास जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो मास कभी चेंज नहीं होगा। तो मास चाहे मून पे जाओ, चाहे जुपिटर पे जाओ, चाहे अर्थ पे रहो, कितना रहेगा सेम। तो मास कितना है 10 kg ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फिगर अ ब्लॉक ऑफ 15 न्यूटन इज हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय अ स्ट्रिंग, व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। मतलब दिए गए चित्र में एक ब्लॉक दिखाया हुआ है, एक जिसको आलम्ब की से एक डोरी से के सहारे से लटकाया रखा है, टंगा है। यदि ब्लॉक का भार 15 न्यूटन है तो डोरी द्वारा ब्लॉक पर लगने वाला बल होगा 15 न्यूटन डाउनवर्ड, 15 न्यूटन अपवर्ड, 0 और नन ऑफ दीज। तो क्या होगा फ्रेंड्स का, जल्दी से हमें कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 15 न्यूटन अपवर्ड। देखिए क्या होता है, ये आपका ब्लॉक है तो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा, 15 न्यूटन का वेट जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। अब इसको एक डोरी से बांध रखा है, डोरी से बांध रखा है तो इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगेगी टेंशन के रूप में ऊपर की तरफ, और वो भी कैसी लगेगी, इक्वल। न्यूटन के नियम के अनुसार एवरी रिएक्शन है, जो थर्ड नियम है उसके अनुसार 15 का न्यूटन नीचे लगेगा तो इसका सेम जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन के रूप में 15 न्यूटन। और जो ये पूछ रहा है वो भी क्या है, यही पूछ रहा है कि टेंशन आपका कितना लगेगा, कि मतलब कि जो डोरी है उसमें कितना आपका टेंशन लगेगा। तो 15 न्यूटन लगेगा, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखा, अ मैन कैन हियर द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी, मनुष्य ध्वनि आवृत्ति जिसे सुन सकते हैं। तो आपका ऑप्शन है 1 1000 हर्ट्ज, 200 किलो हर्ट्ज और 5 मेगा हर्ट्ज। फ्रेंड्स ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अब तक आपने इसका कमेंट भी कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1000 हर्ट्ज। क्यों, मनुष्य जो सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुनते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो 200, तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि 200 किलो बोला है, तो किलो में 1000 से और मल्टीप्लाई करोगे तो कितने जीरो हो गए इसमें, ये कितना हो गया, 200,000 हो गया। 200,000 मतलब 20,000 से तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब ये आपका ऑप्शन गलत। 1 हर्ट्ज 20 से कम है, ये गलत। 5 मेगा हर्ट्ज ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, A brick of weight 4 kgf having dimension 20 cm into 10 into 5 exert maximum pressure on surface when it is placed on ground with its। देखो, एक ईंट जिसका आकार 20 × 10/5 सेंटीमीटर का भार जो कि इतना है, यह अधिकतम दाब सतह पर डालेगी। यह जब इसको धरातल पर रखा जाएगा, मतलब कोई ईंट है आपको और उसको किस प्रकार रखा जाए कि उस पर मैक्सिमम प्रेशर जो है वो एग्जर्ट हो, फोर्स आपको दे रखा है। तो फ्रेंड जैसे कि आप मुझे इसका पहले कमेंट करिए इसका आंसर, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है जो प्रेशर होता है वो एरिया के क्या होता है इन्वर्सली, मतलब एरिया यदि आपका कम तो प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाएगा। और ये पूछ क्या है, मैक्सिमम प्रेशर पूछ रहा है। तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से रखने पे जो एरिया है वो मिनिमम आएगा। तो देखो, यदि आप 5 सेंटीमीटर वाली साइड को वर्टिकल रखोगे, मतलब ईंट को इस तरीके से खड़ी रख दोगे, तो ये एरिया जो है आपका कम रहेगा। यहाँ पे 5 × वो 10 हो जाएगा। तो 5 × 10 जो है आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है एरिया आएगा, और ये सबसे कम है। यदि आप इसको इस तरह से लेटा के रखते हो, कैसे, इस तरीके से लेटा के रखते हो, तो ये क्या 20 × 10 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर का एरिया आएगा। तो आप इसलिए ये इसमें सबसे कम एरिया है। जब एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। 2 plane mirrors are placed making an angle of 60 degree in between them. For an object placed in between the mirrors, the number of image formed will be। दो समतल दर्पण जो कि परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे गए हैं के मध्य रखी गई किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। आपके ऑप्शन है 3 5 6 इनफाइनाइट। जल्दी से कमेंट कीजिए फ्रेंड, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, जल्दी फटाफट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 5। कैसे निकला फ्रेंड, इसका फॉर्मूला होता है 360/थीटा माइनस का 1। तो थीटा कितना है 60 दे रखा है, तो 360/60 माइनस 1 6 6 माइनस 1 5। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। अ रियल एंड एनलार्ज इमेज कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग। सबको पता है फ्रेंड, जल्दी से जल्दी इसका हमें कमेंट कीजिए कि जो रियल और एनलार्ज इमेज है वो कब बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में, प्लेन मिरर में, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर में।
तो फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन आपने लगा लिया होगा, बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे इसमें। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट 1 mm मरकरी प्रेशर, मतलब Hg जो होता है आपका क्या होता है, मरकरी प्रेशर इन पास्कल, डेंसिटी आपको मरकरी की दे रखी है इतना और G आपको दे रखा है इतना, ठीक है। 1 mm ये जो प्रेशर दे रखा है उसको आपको पास्कल में चेंज करना है। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी इसको कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करो आंसर। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। कैसे निकला, देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाइट जो आती है उसमें h इंटू डी, डेंसिटी इंटू जी। हाइट कितनी है 1 mm, डी कितना है आपका, डेंसिटी ये दे दिया, जी आपको 9.8 दे दिया। तो देखो 1 इंटू, अब ये तो mm में है और ये सब मीटर में, तो mm वाले को मीटर में चेंज करें 10 की पावर -3 इंटू 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9.8, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 133.28 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल ही होता है, तो यही आपकी वैल्यू पास्कल में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज 9.8 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए लेंथ क्या होगी सेकंड पेंडुलम की, जहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, आपको कुछ नहीं करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। कैसे निकला, देखो क्या बोला, सेकंड पेंडुलम की लंबाई उस स्थान पर जहाँ तो आपका फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल्स टू 2πL/g, और यहाँ से आपको क्या निकालना है, L निकालना है, L की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ से L की वैल्यू निकालो, G पता है, पाई पता है, 2 पता है, T पता है, ठीक है। तो यहाँ से आप S की वैल्यू निकाल लोगे, L की वैल्यू निकाल लोगे, तो जो L की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.994। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। A body rises vertically up to a height of 125 मीटर and comes back to at the point of projection in 5 सेकेंड। The average speed of a body was। एक पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ 125 मीटर तक जाकर वापस प्रक्षेपण के स्थान पर 5 सेकंड के उपरांत आती है, तो पिंड का औसत वेग था। तो फ्रेंड इसको तो आप देखते ही लगा देना है। मैंने इसको जब मोशन वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें, और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए थे उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था। कुछ पेन कॉपी कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना, सीधा आंसर दे, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, और इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपने मेरे ख्याल से इसका आंसर अटैम्प्ट कर लिया होगा, अब तक नहीं करा तो फिर से मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से करिए। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है 0। क्यों, मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है मतलब चीज़ वहाँ गई और दोबारा से चल के उसी स्थान पर आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाता है। तो 0 ओवर टाइम 5 सेकेंड, तो आंसर 0 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर यूनिक मोशन के लिए क्या होगा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, द स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, द स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो फ्रेंड इसका जल्दी से मुझे कमेंट करिए कौन सा आंसर होगा, क्योंकि मैंने मोशन वाले चैप्टर्स में आपको स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताए थे, उसमें बताए थे कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ कैसे कैसे होंगे। तो इससे जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। सो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 60, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। स्पीड टाइम ग्राफ जो है कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में और इंक्लाइन टू ए टाइम एक्सिस, इस तरीके से होता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री पे आ गए हैं अब हम। ब्लीचिंग पाउडर ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज। यदि ब्लीचिंग पाउडर को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो क्या चीज़ उससे निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, और इसको हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बनेगा CaSO4 प्लस H2O प्लस। अब यही बताना है, यही तो बताना है, ये मैं थोड़ी ना बताऊंगा, ये आप बताओगे कौन सी गैस निकलेगी।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी Cl2। कौन सी? Cl2। तो ये आप रिएक्शन याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आपका क्लोरीन जो है वो गैस जो है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन ए मेटल एटम बिकम्स एन आयन, जब मेटल एटम आयन बनता है तो वो क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और रिडक्शन करता है, रिड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऑक्सीडाइज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और रिड्यूस करता है। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, इट लूज इलेक्ट्रॉन एंड इज ऑक्सीडाइज। सोडियम क्या है? मेटल। जब इसने क्या काम करा? आयन, ये आयन बना, मतलब आयन की फॉर्म में आया। तो आयन कब बनेगा? जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब दे देता है तो वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ, जब किसी भी मॉलिक्यूल या एटम की जो है केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या चीज़ उस एटम की जो है इन्वॉल्व होती है? भाई एटम में आपको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और बीच में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनमें से कौन सी चीज़ उस रिएक्शन में जो है पार्ट करती है? तो आपके ऑप्शन क्या होंगे? आपके करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, देखो ये केमिस्ट्री है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई प्लस माइनस और डिवाइड वगैरह करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड ध्यान रखना हमेशा, जो इलेक्ट्रॉन है वही केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सब्सटेंस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर हैज़, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ क्या है? Na2CO3, HCl, NaCl, CaCl2। तो फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, Na2CO3। तो फ्रेंड क्या होता है? Na2CO3 को जब हम HCl के साथ मिलाते हैं, किसको? Na2CO3 को HCl के साथ हम मिलाते हैं, तो जो वो रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके क्या करता है? CO2 को बाहर आता है। तो हम बोलते हैं कि आग बुझाते किससे? हम CO2 से। तो इन दोनों की रिएक्शन होती है उसके अंदर, जब CO2 आपका निकलता है और ये आग बुझाता है, तो इसमें यूज हम किसका करते हैं? Na2CO3 का। नेक्स्ट, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर एज। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूमेट्रिक रेशियो है वो क्या रहेगा जल में? तो आपको पता है जल का फॉर्मूला क्या है? H2O, ठीक है। बस बता दीजिए, यहीं से आपका जो वॉल्यूमेट्रिक रेशियो निकल जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, भैया हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने? 1। तो रेशियो क्या आ गया? 2:1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द गैस विच एक्ट्स बोथ हैज ऑक्सीडाइजिंग हैज वेल हैज रिड्यूसिंग एजेंट इज, निम्न में से कौन सी गैस ऑक्सीकरण तथा अपचायक दोनों है? मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। कौन सी गैस है? जल्दी से कमेंट करो। देखो केमिस्ट्री में तो यदि आपको पता है तो आंसर तुरंत आ जाएगा, नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट, SO2, ठीक है। तो SO2 क्या है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज, फॉर्मेल्डिहाइड का नाम क्या है? मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को हम और किस नाम से बुलाते हैं? आपका ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनल, इथेनल, मिथेनॉल। तो फ्रेंड आपने अपने 9th-10th की बुक्स में पढ़ा होगा फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा नाम क्या होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मिथेनल। इसे क्या बोलते हैं? मिथेनल। ये और ये जो है इसका IUPAC नेम है, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान कर लीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा नाम क्या है? मिथेनल है। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 17 इन पीरियोडिक टेबल H, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा? 7 पीरियड 7th ग्रुप, 3rd पीरियड 7th ग्रुप, 4th पीरियड 7th ग्रुप और 2nd पीरियड 7th ग्रुप। तो फ्रेंड बहुत ही आसान तरीका है इसका, मैंने बता दूंगा अभी यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो आप पहले हमें कमेंट करके आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। देखो क्या है 17 इसका आपको क्या दे रखा है? एटॉमिक नंबर दे रखा है। तो जब भी आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे के उसका पोजीशन पूछे तो उस एटॉमिक नंबर को आप क्या कर लो? तोड़ लो। कैसे? उसमें कॉन्फ़िगरेशन में 2, 8,
और 7 क्या होता है वैसे 2 8 8 16 32 ऐसा होता है ना। तो 2 8 उसमें तोड़े तो 2 8 और ये बचा 7। तो लास्ट में मतलब आउटर सेल में इसके में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा 7वें ग्रुप में होगा, 7वें पीरियड में होगा, 7वें पीरियड में 7वें ग्रुप में। और ये क्या है हेलोजेंस हैं। यदि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये क्या है हेलोजेंस हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रेंड और जिनका जो वो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। ऑक्टेव जिनका कंप्लीट होता है मतलब 2 8 और लास्ट सेल में 8 ही होते हैं वो क्या होते हैं आपकी नोबल गैस होती हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो द डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस आर मतलब हेलोजेंस की क्रियाशीलता का क्रम है। तो आपके ऑप्शन है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन। तो फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन। तो फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। और आज हमारा एम है कि 25 लाइक जो है आप आज करोगे हमारी वीडियो को, 25 लाइक कम से कम होने चाहिए फ्रेंड। तो 25 लाइक तो आप हमें दे ही सकते हो। ठीक है फ्रेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।